वेलकम बच्चों। आज हमारा फिजिक्स का फर्स्ट लेसन है जो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है। एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित पहला लेसन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वैद्युत आवेश क्या है। हमें इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश एंड फील्ड और उसके क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक चार्ज समझते हैं क्या है। देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। किसी वस्तु पर या पदार्थ पर आया हुआ वह गुण, किसी वस्तु पर या पदार्थ पर आया हुआ वह गुण जिसके कारण वह दूसरे वस्तु या पदार्थ पर बल आरोपित करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। किसी वस्तु या पदार्थ पर आया हुआ वह गुण जिसके कारण वह दूसरे वस्तु या पदार्थ पर बल आरोपित करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। आप इसको लिखते रहें, एक नोट्स तैयार करते रहें। आपका स्टार्टिंग लेसन है अभी। वैद्युत आवेश हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। किसी वस्तु या पदार्थ पर आया हुआ वह गुण जिसके कारण वह दूसरे वस्तु या पदार्थ पर बल आरोपित करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। देखिए, आवेशों को दो नाम दिया गया, धनावेश, ऋणावेश। अब धनावेश क्या है, ऋणावेश क्या। आवेशों का नामकरण करने वाले अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इनका नाम रखा। उन्होंने बताया धनावेश और ऋणावेश। अब ये धनावेश क्या है, धनावेश। और दूसरा बताया कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक धनावेश और एक ऋणावेश। धनावेश कहा गया कि जिस वस्तु या पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज होती है निगेटिव। अगर इलेक्ट्रॉन कम होंगे यानी निगेटिविटी कम है तो पॉजिटिविटी ज़्यादा होगी यानी धनात्मकता ज़्यादा होगी। तो जिन वस्तु या पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वहाँ धनावेश होता है, उस वस्तु या पदार्थ पर धनावेश होता है। और जिस वस्तु या पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है यानी इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिव वाला ज़्यादा है, तो उसमें क्या होगा, वो होगा आपका ऋणावेश। जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी वहाँ धनावेश, जहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता वहाँ ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन की कमी धनावेश, इलेक्ट्रॉन की अधिकता ऋणावेश। मैं इस चैप्टर का जो नोट्स है वो मैं PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, PDF में आप उसको देख लीजिएगा और अपना नोट्स बनाइए। देखिए, आगे बढ़ते हैं। आवेशों का नामकरण बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। कहाँ के थे, अमेरिका के, अमेरिकी वैज्ञानिक थे। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं आपके हेडिंग को देखते हुए क्रम से। अब आप जब आवेश के बारे में लिख देंगे, धनावेश लिखेंगे, ऋणावेश लिखेंगे, तो आपको एक नोट लिखना है। बच्चे क्या करते हैं कि वो प्रोटॉन के आधार पे धनावेश ऋणावेश का डिफिनेशन देने लगते हैं। तो हमें एक नोट अपनी जानकारी के लिए लिखना है कि आवेश का उत्तरदायी इलेक्ट्रॉन है ना कि प्रोटॉन। आवेश का उत्तरदायी इलेक्ट्रॉन है ना कि प्रोटॉन। ये हमें एक नोट में लिखना है ताकि हम जब भी देखें तो हमें ये पता रहे कि हमारा जो आवेश है वो पूरी तरह डिपेंड है इलेक्ट्रॉन पे। आगे बढ़ते हैं, मूल आवेश। अब मूल आवेश क्या है, आपका अगला हेडिंग है मूल आवेश। मूल आवेश क्या है, तो वह छोटे से छोटा आवेश जो किसी भी पदार्थ पर या कण पर हो सकता है, वह छोटे से छोटा आवेश जो किसी भी कण पर हो सकता है, मूल आवेश कहलाता है। अब आप जानते हैं मूल आवेश, 1 इलेक्ट्रॉन से कम आवेश नहीं हो सकता है किसी भी कण पर। 1 इलेक्ट्रॉन से कम आवेश किसी भी कण पर नहीं हो सकता है। तो मूल आवेश 1 इलेक्ट्रॉन या 1 प्रोटॉन हम कह सकते हैं। मूल आवेश वह छोटे से छोटा आवेश जो किसी भी कण पर हो सकता है, मूल आवेश कहलाता है। तो आप मूल आवेश का डिफिनेशन लिख लीजिएगा।
वह छोटे से छोटा आवेश, वह छोटे से छोटा आवेश जो किसी भी कण पर हो सकता है, मूल आवेश कहलाता है। मूल आवेश कहलाता है। मूल आवेश की जो वैल्यू होती है वो आप लिख दीजिएगा, मूल आवेश इक्वल 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलम। मूल आवेश बराबर लिख दीजिएगा इतना बॉक्स में करके 1.6 गुणे 10⁻⁻19 जो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, आप जानते होंगे। आगे बढ़ते हैं। इस लेसन का नेक्स्ट हेडिंग है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण क्या है? तो किसी भी कण पर आवेश, आवेश का जो क्वांटीकरण है, किसी भी कण पर आवेश, देख लीजिए, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण। तो आवेश का क्वांटीकरण क्या है? किसी भी कण पर आवेश, हमें लग रहा है थोड़ा ही कम है, दिखाई कम दे रहा है आपको। आवेश का क्वांटीकरण, किसी भी कण पर आवेश इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण गुणज में होता है, इसे हम आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। किसी भी कण पर आवेश इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण गुणज में होता है, इसे हम आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। किसी भी कण पर आवेश इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण गुणज में होता है, इसे हम आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। देखिए, आवेश के क्वांटीकरण का मतलब ये होता है कि किसी भी कण पर आवेश पूर्ण गुणज में ही होना चाहिए। जैसे Q बराबर हम जानते हैं 1 E हो सकता है, क्योंकि आपने 10th में पढ़ा है Q बराबर NE। कैसे है? Q बराबर 1 E हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं उसमें, 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो सकता है, ऐसे डॉट 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 N इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो सकता है। लेकिन कभी भी हाफ नहीं हो सकता, 1/2 नहीं हो सकता, 3/2 नहीं हो सकता, 5/2 नहीं हो सकता। अपने केमिस्ट्री में देखा, हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, यानी 1 के बाद 2 आता है। 1.5 वाला कहाँ है इसमें? आधा वाला कहाँ है इसमें? कहीं नहीं है। यानी चार्ज जो होता है वो सदैव पूर्ण गुणज में होता है। तो यही इसका डिफिनेशन है, किसी भी कण पर आवेश इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण गुणज में होता है, इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। Q बराबर 1 E, 2 E, 3 E डॉट 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 NE। ये आपका नीचे फार्मूला हो जाएगा, बॉक्स में आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। आवेश संरक्षण का नियम, आपने ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा होगा। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, यद्यपि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यही था, आप 9 से पढ़ते आ रहे हैं। सेम वही परिभाषा यहाँ है, आवेश संरक्षण का नियम। आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, यद्यपि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। आपका नेक्स्ट हेडिंग है जो कि इम्पॉर्टेंट है, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। अब कूलाम का नियम क्या है बच्चों? देखिए, सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने एक नियम दिया। वो नियम किससे संबंधित था? इन्होंने 2 आवेश लिए, 2 स्थिर बिंदु आवेश लिए। मोबिलिटी नहीं होनी चाहिए उसमें, गतिशीलता नहीं होनी चाहिए, त्वरित नहीं होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए।
इन्होंने दो स्थिर बिंदु आवेश लिया और दो स्थिर बिंदु आवेश के मध्य जो बल लगते हैं, इन दोनों आवेशों के मध्य में जो बल लगता है वो किस प्रकार लगता है, इस बल के संबंध में इन्होंने एक नियम दिया। तो आप लिखोगे कैसे? लिखोगे सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने एक नियम दिया। सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने दो स्थिर बिंदु आवेशों के संबंध में एक नियम दिया जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार ये नियम क्या कहता है? कूलाम ने कहा, यहाँ एक शब्द लिखना आपको जरूरी है। कूलाम ने कहा निर्वात या वायु में स्थित किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, निर्वात या वायु में स्थित किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच के दूरियों के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन्होंने बताया कि हम दो आवेश ले लें और इसके मध्य की दूरी अगर हम आर मान ले, दूरी इसके केंद्र से लेनी है बच्चों, बीच की दूरी अगर हम आर मान ले, तो इन्होंने कहा कि इनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण दो ही बल हो सकते हैं, या तो आकर्षित हो सकते हैं या तो प्रतिकर्षित हो सकते हैं। तो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा इनके बीच के दूरियों के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपने 11th में पढ़ा होगा न्यूटन का नियम, न्यूटन का सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, वहाँ भी यही था, बस वहाँ कह रहा था द्रव्यमान था। जहाँ यहाँ चार्ज लिए गए हैं, आवेश लिए गए हैं, वहाँ पर द्रव्यमान था। तो यहाँ हमें आवेश लेना है, सेम उसी तरीके से लगेगा जैसे न्यूटन ने नियम दिया था, उसी पर यह आधारित है पूरी तरह से। बस द्रव्यमान के स्थान पे आपको आवेश कर देना है। चलिए हम देख लेते हैं। तो कूलाम का नियम आप लिख लिए। क्या लिखे कि सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने दो स्थिर बिंदु आवेशों के संबंध में एक नियम दिया जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार डैश लगा दीजिएगा और लिखिएगा नीचे से कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच के दूरियों के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि भौतिक विज्ञान मानकर ही आप फार्मूला निकाल सकते हैं, तो मानना पड़ेगा। माना दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 वायु में लिखना जरूरी है बच्चों। क्यों लिखना जरूरी है अभी हम आपको बताएंगे। वायु में दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 वायु में r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं। तब कूलाम ने पहले क्या बताया था, थोड़ा फिगर बना देंगे। एक आवेश Q1 है, एक आवेश आपका Q2 है। इनके सेंटर से दूरी जो लेनी है आपको r लेनी है, क्योंकि आपने मान रखा है। कूलाम ने क्या कहा था, लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो ठीक है, चाहे आकर्षण लगे प्रतिकर्षण लगे, अब दोनों हमने सेम चार्ज लिया है तो प्रतिकर्षण ही होगा। अगर चार्ज समान होगा तो प्रतिकर्षण होगा, चार्ज विपरीत होगा तो आकर्षण होगा। चलिए ठीक है, हमने दोनों प्लस ही लिया तो लगेगा तो प्रतिकर्षण ही। F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 समीकरण है, क्योंकि इन्होंने पहले ही कहा था कि लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है।
दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। दूसरा आपका जो है, इन्होंने कहा था कि लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, यानी दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के, दोनों आवेशों को मिलाने वाली दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या प्रोपोर्शनल 1/r²। क्या कहा था कि लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच के दूरियों के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो उनके बीच की दूरी अगर r है तो r का हम वर्ग करेंगे, वर्ग का मतलब स्क्वायर, और उसको व्युत्क्रम कर देना है, यह प्रोपोर्शनल 1/r²। समीकरण 2 बना देंगे। समीकरण 1 और 2 को संयुक्त करेंगे। समीकरण 1 और 2 को संयुक्त करेंगे तो हमारा आएगा, ऊपर से मिटा देते हैं, आपको दिखेगा नहीं। समीकरण 1 2 को संयुक्त करने पर, जब हम समीकरण 1 2 को संयुक्त करेंगे तो हमारा f एक बार लिख जाएगा, प्रोपोर्शनल लगेगा, q1 q2 ऊपर रहेगा क्योंकि ऊपर ही है, और नीचे रहेगा r²। ये हमारा आ गया। अब बच्चों हम क्या करेंगे, अब हम इस समानुपाती को हटाएंगे, तो हम हटा देते हैं f बराबर k q1 q2 बटा r²। अब आप जानते हैं k एक नियतांक है, यहाँ लिख देंगे k एक नियतांक है। k बराबर होता है 1/4πε0, जिसका मान होता है 9 × 10⁹ 9 × 10⁹। मात्रक भी लिख देंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर, ये आप लिख देंगे मात्रक इसका। ε0 क्या है? ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता है। देखिए, मानक जो नियतांक है 1/4πε0 आपको रखना पड़ेगा। जैसे आप न्यूटन के नियम में, न्यूटन के सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम में आप जानते हैं, वहाँ हम मात्रक रखते, नियतांक रखते थे कैपिटल G, जिसका मान होता था 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा किलोग्राम स्क्वायर होता था। यहाँ पे हमें रखना है 1/4πε0। अब जहाँ ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता है, जिसका मान होता है ε0 का मान, अगर हम केवल ε0 की मान निकालें तो ये होगा 8.85 × 10⁻⁻12, यानी 10⁻⁻12, और इसका मात्रक बनेगा कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। बच्चों ये याद करने में बड़ा आसान है। 1/4πε0 का जो मात्रक होता है इसी का उल्टा कर दें, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर इसका होता है 1/4πε0 का, और कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका होता है। अब हमें देखना है कि ये आपका कूलाम का नियम हो गया। अब हमें देखना ही है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार लगातार ही पूछा गया है, ε0 का मात्रक और विमा। ε0 का मात्रक क्या होता है और विमा क्या होता है, हमें इस चीज़ को देखना है। चलिए देख लेते हैं इसे भी। ε0 का मात्रक, आपने मात्रक तो पढ़ ही लिया, भी हमने बता दिया। निकालेंगे कैसे, ये चीज़ देखते हैं। तो कूलाम का नियम आपको पता होना चाहिए। F बराबर 1/4πε0 q1 q2 बटा r², ये है आपका कूलाम का नियम। हम इसमें से इस ε0 को पक्षांतर कर दें, यहाँ कर दें, तो 1/4π F नीचे आ जाएगा, q1 q2 बटा r²। तो ε0 का मात्रक बन जाएगा q1 q2, यानी आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो कूलाम का स्क्वायर बनेगा क्योंकि 2 q है, और नीचे बल F है, तो F का मात्रक न्यूटन होता है और दूरी का मात्रक मीटर होता है, मीटर स्क्वायर। तो ε0 का मात्रक बन गया कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका बीमा भी देख लेते हैं हम, बीमा निकाल देते हैं।
इसका बीमा निकालें तो बीमा जो बनेगा, हम मात्रक जानते हैं कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो बीमा बनेगा, क्यू का बीमा होता है 80 और बल का होता है mL/T-2 और मीटर का होता है L, तो मीटर स्क्वायर है तो L स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम एक में करके ऊपर ले चलते हैं तो ये आएगा L हमारा, ये हमारा रहेगा ही, T हमारा नीचे -2 है ऊपर 1 है तो 2 और 1 आपका 3 हो जाएगा, T3 हो जाएगा पावर, और फिर L 2 है और एक यहाँ L 3 हो जाएगा, M आपका M इन्वर्स हो जाएगा। यह आपका बीमा निकल गया, A T³ L³ M इन्वर्स, T³ L³ सॉरी L-³ बनेगा, घात -3 होगा क्योंकि 2 और 1 बटे में है, ऊपर जाएगा तो -3 होगा। यह आपका बीमा निकल गया। ठीक है बच्चों, आप इतना नोट कीजिए कॉपी में, फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में।